हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हमने शुरू कर दिया था भाग नंबर 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसके बारे में हमने थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी ले ली थी कि वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है और क्या क्या चीज़ें उनमें दी गई हैं या किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट उनके बारे में दिया है। अब आप जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 36 से लेकर 51 तक हैं, यानी कि 36 से लेकर 51 तक हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं 36 से लेकर 51 तक। एक एक को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। उससे पहले एक राहुल नाम के भाई हैं, तो उन्होंने जो है अभी कमेंट किया था 2-1 दिन पहले, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया उसको। तो कमेंट ये था कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वो अभी नहीं आएगी, 2023 में आएगी। तो राहुल भाई से एक दरख्वास्त है कि आप अगर ढंग से वो वीडियो देखेंगे या फिर वो जो उसका थंबनेल है वो देखेंगे, तो मैंने उस पर लिखा ही क्या हुआ है, यूपीएसआई 2023 ही लिखा हुआ है। 2022 तो भाई मैंने लिखा भी नहीं है ना। क्या लिखा है, 2023 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो 2023 में ही आएगी। लेकिन वो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप जो है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मान के चलिए कि 2023 के जनवरी या फरवरी या मार्च के आसपास में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप क्या तभी तैयारी करने बैठेंगे या तभी तैयारी करना शुरू करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप मतलब 2 महीने के अंदर ही एसआई का एग्जाम निकाल दें। एसआई का एग्जाम बच्चे अपने आप में औकात रखता है। एसआई का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपने बस अभी वैकेंसी आई 2-3 महीने बाद एग्जाम है, आपने ऐसे किया और हो गया, बस ऐसा नहीं है। एसआई के एग्जाम के लिए आपको कम से कम 6 महीने, बल्कि मैं कहता हूं 8 महीने मिनिमम, है ना। कितने? कम से कम 8 महीने। और 8 महीने भी तब जब आप रेगुलर बेसिस पर डेली कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ें, तब जाके आप यूपीएसआई की वैकेंसी क्लियर कर पाएंगे, उसमें पोस्ट ले पाएंगे। इस बार का जो यूपीएसआई एग्जाम था उसकी मेरिट देखी थी आपने? मेरिट इतनी हाई गई है कि बहुत से बच्चे जिनके काफी अच्छे नंबर थे वो भी बेचारे रह गए हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपके पास 6 से 8 महीने हैं, आप अभी से तैयारी करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आप जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आउट होगा, आप तब तैयारी करना शुरू करें। उन बच्चों की बात अलग है, उन भाइयों की बात अलग है जिन्होंने पहले से ही या पहले यूपीएसआई के एग्जाम में अच्छी खासी तैयारी करके बैठे हुए हैं, उन्हें केवल रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन के लिए 3 महीने ठीक ठाक हैं। 3 महीने में एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, या 3 महीने में या 4 महीने में एक अच्छा खासा रिवीजन का टाइम जो है आपको मिल जाता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी ही अभी शुरू की है उन बच्चों के लिए तो टाइम चाहिए ना। उन बच्चों के लिए कम से कम 8 महीने 10 महीने मिनिमम चाहिए एसआई की तैयारी के लिए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आते हैं पूरे, और 4 सब्जेक्ट को एकदम से तैयार करना बस की बात नहीं होती है हर किसी के। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको 8 महीने का टाइम अगर मिल रहा है अच्छा खासा, जो है ये वीडियो मैंने आई थिंक 1 महीने पहले का है शायद, तो अब आपको जो टाइम मिल रहा है अच्छा खासा, तो आप इसको स्पेंड करिए, आप इसका यूज करिए। यूज कैसे करना है कि आप बार बार चीजों को रिवाइज करिए, क्योंकि जब वहां एग्जाम देते हैं तो मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि चीजें आते हुए भी लोग गलत कराते हैं, है ना। तो आपको रिवीजन का जब टाइम मिल रहा है तो इतना रिवाइज कर दीजिए उस चीज को कि वहां पर जब आप एग्जाम दें तो मेंटल प्रेशर कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। आप पे किसी भी तरीके का दबाव रहे ही नहीं, आप आराम से जाएं, ये हटाइए, हो गया एग्जाम, हो गया सिलेक्शन, है ना। ये काम करिए। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप डेली, अभी जो है नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है तो हर संडे को आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी आदत आपको होती जाएगी। एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सीधी सी बात है
कि मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले वो रिवीजन करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, और जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करी है हाल फिलहाल में 1 या 2 महीने पहले, तो वो बच्चे कम से कम 8 से 9 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालें और अच्छे से अच्छे जो है पढ़ते रहें। ऐसा मत करें कि 2 घंटे पढ़ लिए चलो कल पढ़ लेंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि आप अगर आज का दिन छोड़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आज के दिन आपके छोड़ने पे कोई और व्यक्ति होगा जो पढ़ रहा होगा, जो अपनी तैयारी कर रहा होगा। यानी कि आपका एक दिन उस व्यक्ति को सिलेक्शन दिला सकता है और आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, डेली पढ़ना है। डेली 8 घंटे सुबह जगिए, नहाइए धोइए, फ्रेशन अप होइए, नाश्ता करिए और उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। 8 घंटे जब हो जाएं उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपको जहां जाना है आप वहां जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक 8 से 9 घंटे नहीं होते हैं, या आपका दिन का जो क्राइटेरिया है, आपने जो फिक्स किया हुआ है कि मुझे ये चीजें आज खत्म करनी है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक मत जाइए। ठीक है, पढ़ने का एक उसूल होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहेगा वो बच्चा सिलेक्शन ले जाता है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ेगा वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है। आप लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेशियो हैं, आप रेशियो बना सकते हैं बच्चे, आप रेशियो बना सकते हैं। 50-10 का रेशियो बना लो, या फिर 55 और 5 का रेशियो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बाहर चले जाओ, घूम लो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। फोन चला लो, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप फोन चलाने की बजाय घूम आए, क्योंकि फोन में लीन इतने हो जाते हैं कि फिर वो 10 मिनट की जगह 20 मिनट भी हो जाती हैं, 25 मिनट भी हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप ये जो 10 मिनट का टाइम है आप बाहर चले जाएं, थोड़ा सा घूम लें, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं तो आपकी जो टेल बोन है या बैक बोन है वो दर्द करने लगती है। ज़्यादा टाइम आप बैठेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, बस 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट के लिए टहल लिए, या फिर 55 मिनट पढ़ लीजिए, 5 मिनट टहल लीजिए। 5 मिनट टहलने के बाद फिर दोबारा बैठ जाइए। आपका ब्रेन इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जो 10 मिनट से 10 घंटे से पढ़ रहा है, या फिर 10 घंटे मत लीजिए, 2-3 घंटे ले लीजिए। एक व्यक्ति है जो 2-3 घंटे से क्या पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, या फिर मैथ पढ़ रहा है, या फिर साइंस पढ़ रहा है, कुछ भी ले लीजिए XYZ। अब 2-3 घंटे बाद क्या हुआ, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है, अब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं पर जब आप उस बुक को बंद करके और लीड लगाते हैं फोन की, है ना, और आप क्या शुरू करते हैं, गाना सुनना शुरू करते हैं, तो गाने को एनालाइज भी तो कौन कर रहा है, दिमाग ही तो कर रहा है। गाने को बच्चे एनालाइज कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है, कोई और थोड़ी ना कर रहा है। तो क्या है कि हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन है कि किसी एक काम को करते करते वो बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे काम पे आता है वो दोबारा से वर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि दिमाग का कोई एक हिस्सा किसी एक काम करते करते बंद हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी तैयार है काम करने के लिए, दूसरा हिस्सा एकदम फ्रेश है काम करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ठीक है 1 घंटे पॉलिटी पढ़ी, बोर हो गए, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे पास और सब्जेक्ट हैं। साइंस पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं अपने पास। आप जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट पर जंप करोगे आप देखोगे कि आपका दिमाग दोबारा से तरोताज़ा हो गया है और दोबारा से वो चीज़ें आपको समझ आने लगी हैं, है ना। तो हमारा दिमाग बच्चे इसी तरीके से डिजाइंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता होगा अरे यार क्या हो गया ये, मतलब पढ़ते 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 परेशान हो गए, ठीक है आप 2-4 घंटे का या 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए, दोस्तों के साथ चले जाइए, पार्टी वार्टी कर लो या घूम लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर 2 दिन बाद ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ आपको एक लंबा टाइम हो गया है, 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा सा, ये होता है, सबके साथ होता है, सारे बच्चे होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फ्रस्ट्रेट ना होता हो पढ़ते पढ़ते। कोई बोलता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 36 घंटे, कुछ नहीं।
आप 8 से 9 घंटे पढ़िए, सफिशिएंट हैं, बहुत हैं। हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए, बहुत हैं। रेशियो 55-10 या 55-5, आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो राहुल भाई हैं उनसे यही उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, इतने लेट के लिए ना बैठे रहें, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। एक बार वैकेंसी निकल गई तो पता नहीं कब की मारी कब आएगी, ठीक है। तो पढ़ाई निरंतर तौर पे करते रहें। मैं कहता भी हूँ, जब भी मैं क्लास शुरू करता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि आई होप आप निरंतर तौर पर जो है पढ़ रहे होंगे। तो निरंतर तौर पर पढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, बिल्कुल भी, चाहे कोई बुला रहा है नहीं बुला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको बस पढ़ना है, अपना क्राइटेरिया पूरा करना है कि हाँ 8 घंटे 9 घंटे आज हम पढ़े, और उसके बाद दोस्तों के साथ ठीक है अभी तेरा काम है तो हम चल रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक और कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम सर सुबह 4 बजे नहीं जग पाते हैं, हम तो 8 बजे जगते हैं। तो भैया ऐसा है, जो बच्चा जब भी जगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को जब कंफर्टेबल हो जगने में, आपको कंफर्टेबल है कि हम सर सुबह 10 बजे जगते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 बजे जगिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति सुबह जगने में कंफर्टेबल हैं वो सुबह जगिए। जो व्यक्ति दिन में पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप बच्चे दिन में सो लो, रात को पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि सुबह आप 4 बजे जगेंगे तो ही दिमाग में ज्यादा जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आपका दिमाग बस इतना होना चाहिए कि फ्रेश होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, आप जगिए। और कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है बेड पे पड़े हैं, लेटे हैं, ऐसे नहीं। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। कंफर्टेबल केवल दिमाग होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि 4 बजे जग गए अभी नींद में ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब जगना है जब जगिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, ठीक है। दोबारा से हम बैक टू स्टडी। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, और पूरे विश्व में केवल 2 ही ऐसे संविधान हैं जिनमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। पहला आयरलैंड और दूसरा भारत। कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक। अब यहां आ जाइए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 में क्या दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 37, ये मैं आपको बता चुका हूं कल, क्या था कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ गए होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं देखी है, जिन बच्चों ने, वो पहले पुरानी वाली वीडियो देख लें। लेकिन मैं बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, या आप जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर जो है इनके ऊपर दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 38, सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में या देश में जो है सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना जो है करेंगी, यानी कि समाज को ऐसा रखेंगी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला हो, वो कभी भी कहीं भी निकले तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके दोनों, ठीक है, मोस्टली ये वाला, इस पे आते हैं अभी। 39 क, अब इसकी जगह 39 ए भी लिखा मिल जाए, क की जगह ए भी लिखा मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ये ए भी लिखा मिलता है, ठीक है। 39 क, स्त्री पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं, यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते उनके साथ, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आप स्त्री हैं तो आपको जीने का अधिकार कम है, या फिर आप पुरुष हैं तो आपको जीने का अधिकार ज्यादा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों ही लोगों को क्या कराया जाएगा? स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी में दूसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, 39 का दूसरा, मुफ्त न्यायिक सहायता।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को मुफ्त न्यायिक सहायता उपलब्ध कराती है? तो 39 क के तहत। ठीक है, यानी कि मुफ्त न्यायिक सहायता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास अपने वकील जो है लेने का जो है पैसा नहीं है, अपने वकील अपॉइंट करने का पैसा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो सरकार है वो उस व्यक्ति को मुफ्त न्यायिक सहायता यानी कि एक वकील उपलब्ध कराएगी जो कि उसकी तरफ से क्या कर लड़ेगा, केस लड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 40, सॉरी 39 घ। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 39 घ आप याद रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उन समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन ही दिया जाएगा। और ऐसा है भी, आप जानते हैं। मान के चलिए कि एक पुरुष टीचर है और एक महिला टीचर है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कभी ऐसा देखा है कि इस पुरुष टीचर की जो है सैलरी ज्यादा है और इस महिला टीचर की कम है? ऐसा नहीं होता है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के वेतन जो है समान दिए जाते हैं। ठीक है, तो राज्य ऐसा प्रबंध करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य अगर वो कर रहे हैं तो समान वेतन भी उनको मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 40 यानी कि अनुच्छेद 40, पंचायतों की स्थापना, या फिर आपको लिखा मिल सकता है पंचायतों का गठन। ठीक है, आप जानते हैं कि पंचायतों की जो है बारे में किसने वरीयता दी थी या किसके विचार थे? गांधी जी के विचार थे। इसीलिए मैंने आपको लिखाया भी था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसके विचारों पर आधारित हैं? गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को ही सबसे पहले नागौर, राजस्थान के नागौर में पंचायतों का गठन किया गया था, या पंचायतों की स्थापना की गई थी, या पंचायतों की शुरुआत की गई थी। कहां पर? नागौर में। नागौर कहां पड़ता है? राजस्थान में। कब की गई थी? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों की गई थी? क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस होता है। ठीक है, और ये जो जितने भी हैं ये किसके विचार हैं? गांधी जी के विचार हैं। इसीलिए कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर को। तो आर्टिकल 40 में क्या आता है? पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 41, काम करने का अधिकार, सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था और वृद्धावस्था में पेंशन पाने का अधिकार। यानी कि राज्य के हर किसी व्यक्ति को काम करने का अधिकार होगा। आप किसी को भी काम करने से रोक नहीं सकते। हर व्यक्ति क्या कर सकता है? काम कर सकता है। आप किसी को भी मना नहीं कर सकते कि आप यहां काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है तो उसे आप जो है काम करने से रोक नहीं सकते। सबको काम करने का अधिकार है। नेक्स्ट है सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था, जो मैं आपको बता चुका हूं कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सुरक्षा के संबंध में अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, वृद्धा अवस्था में पेंशन पाने का अधिकार, यानी कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है पेंशन पाने का अधिकार होगा, उनको पेंशन दी जाएगी। अब यहां पर एक सोचने समझने वाली बात है क्या कि आपने अभी देखा होगा कि यूपी में पेंशन व्यवस्था जो है खत्म कर दी गई है। यानी कि 2005 के बाद लगे हुए जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई और हो, फोर्सेस को छोड़कर, है ना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को छोड़कर बाकी के जितने भी लोग हैं उनकी पेंशन जो है बच्चे खत्म कर दी गई है। तो मैंने कहा था आपको कि आप इसके संबंध में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये किसका काम है? राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का। उसका मन होगा तो आपको पेंशन देगी, उसका मन नहीं होगा तो पेंशन नहीं देगी। आप इस पर दावा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दावा नहीं कर सकते। आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो वृद्धावस्था में पेंशन पाने का अधिकार तो है, लेकिन वो सरकार के ऊपर है कि वो देती है या
नहीं देती है। जैसे आपको पता होगा कि पहले राजस्थान में भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान में दोबारा से पुरानी पेंशन योजना को लागू जो है कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आर्टिकल नंबर 42 इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता। स्त्रियों को प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है? स्त्रियां जब प्रेग्नेंट होती हैं, मान के चलिए कोई स्त्री है, वो किसी काम पर है और काम पर होने के बावजूद क्या है, वो जो है प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट अगर हैं तो सरकार उनको क्या करती है, मैटरनल लीव देती है। यानी कि जिस टाइम पर वह प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पर उनको क्या देती है, काम से छुट्टी देती है। तो ये क्या होती है, प्रसूति सहायता होती है। प्रसूति का मतलब होता है जिस टाइम पे लेडीज जो है प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइम की बात ये हो रही है। तो उनको क्या दी जाती है, प्रसूति सहायता दी जाती है, उनको छुट्टियां दी जाती हैं और उनको कहा जाता है कि आप घर पर आराम करें जब तक आपके डिलीवरी नहीं होती है या जो है बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 43 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रबंध। कर्मकार का मतलब बच्चे यहां पर मजदूरों से हैं, जो व्यक्ति जैसे नरेगा में काम करते हैं, जो नरेगा अब मनरेगा भी हो गया है। ठीक है, मनरेगा में काम करते हैं, ठीक है, उनके संबंध में है। उनके निर्वाह मजदूरी का प्रबंध, यानी कि जो मनरेगा योजना आई थी उसमें क्या कहा गया था कि जितने भी मजदूर हैं उनको 90 दिन का काम मिलेगा, फिर वो और बढ़ा दिया गया और बढ़ा दिया गया, ऐसे करके शायद अभी 180 दिन या 100 कुछ दिन है ना। तो उन सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको, या जितने भी मजदूर लोग हैं उनको काम उपलब्ध करवाए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 44 समान आचार संहिता। इसका मतलब आप जानते हैं, समान आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि सभी को समान तरीके से एक रूप से समझना या सभी को समुचित तौर पर समझना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल नंबर 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में 2-2, 3-3 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे जो जाते हैं उनसे किसी भी तरीके की फीस बच्चे नहीं ली जाती है। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है और ये राज्य सरकार के ऊपर है वो दे या ना दे। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार क्या करती है, उनको देती है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 46 SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके शिक्षा एवं आर्थिक हितों के अभिव्यक्ति। यानी कि उनको, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अधिकार या स्वतंत्रता। यानी कि जो अनुसूचित जाति है और जनजाति हैं उनको स्वतंत्रता है अपनी शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा पाने के लिए, उनके आर्थिक हित यानी कि फाइनेंशियल जो अधिकार हैं उनको पाने के लिए। ठीक है, किसकी, अनुसूचित जाति और जनजाति की। तो राज्य ऐसा प्रबंध करेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शिक्षा के अधिकार हैं, जो आर्थिक हितों के अधिकार हैं, उनको कोई रोके ना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। यानी कि पोषाहार स्तर, आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील चलता है, तो उसमें क्या है कि जितने भी बच्चे हैं जिनको पोषण नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल पाता है, उनको क्या दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी की जाती है। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए और उनको अच्छा एक लाइफ स्टाइल दिया जाए, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई की जाए जिससे वो आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है 48 इंपॉर्टेंट, गौ हत्या और दुधारू पशुओं के वध पर निषेध। यानी कि गौ हत्या को यहां पर बिल्कुल निषेध किया गया है कि गौ हत्या अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको जो है सजा दी जाएगी। और दूसरा क्या है, दुधारू पशु, यानी कि जितने भी ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं उनके वध को भी रोकथाम जो है करेगा। यानी कि उनको अगर कोई मारता है तो उस पर राज्य जो है राज्य जो है उस पर लगाम लगाएगा, उसको बिल्कुल भी रोकेगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट 48 का पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि एनवायरमेंट। पहले आप क्या करते थे कि पहले कहीं भी कोई पेड़ खड़ा होता था, उससे क्या करते थे,
लोग काट देते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके घर के आगे भी कोई पेड़ खड़ा है तो उसको आप काट नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी कि राज्य ने अब ऐसा प्रबंध कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है की जाएगी। तो ये किस में दिया हुआ है, 48 क में। 48 में क्या था, गौ हत्या या दुधारू पशुओं के हत्या पर निषेध था, उनके वध पर निषेध था। लेकिन यहाँ पे 48 क पे क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि पेड़ वगैरह जो है, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, उसको कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। नेक्स्ट है 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। यानी कि राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारकें होती हैं, जैसे आपके ताजमहल हो गया, सिकंदरा हो गया, कुतुब मीनार हो गई, रेड फोर्ट हो गया, ऐसी जितनी भी इमारतें हैं उनका संरक्षण। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ घूमने गए और घूमने जाके वहाँ पर क्या किया, ऐसे करके और दिल बना दिया और उसमें लिख दिया रामू वेट्स मीना या रामू संग मीना, रामू लव्स मीना, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो इसमें क्या है, यही दे रखा है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आप किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को जो है बिगाड़ नहीं सकते या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसा करते आप पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं, बिल्कुल होगी। तो ऐसा न किया करें कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और अगर घूमने वहां जा रहे हैं तो आप आराम से वहां का आनंद लीजिए, स्मारकों को निहारिए, लेकिन उन्हें बिगाड़िए मत, उन पर दिल मत बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। मैंने जब आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जब एक ही हुआ करती थी तो दोनों का हस्तक्षेप हुआ करता था, और हस्तक्षेप हुआ करता था तो कार्यपालिका का जो हेड हुआ करता था वो क्या करता था, न्यायपालिका के हेड को अपने वश में या उससे अपने काम करवा लेता था। तो इसीलिए यहां पर क्या कर दिया गया, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जुडिशरी बॉडी से बिल्कुल अलग कर दी गई कि दोनों जो हैं अलग अलग काम करेंगी, किसी का किसी पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उसके बाद है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर जितना भी ये उद्दंड चल रहा है या फिर कोई हमला ना हो, किसी भी प्रकार का जो है बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ना हो, उसकी राज्य क्या करेगा, ये सुरक्षा देगा यहाँ के लोगों को कि बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी हमला वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपको ये समझ आए होंगे सारे के सारे। ठीक है, मैंने डिटेल में ठीक ठाक समझा दिए हैं। सॉरी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और निरंतर तौर पर प्लीज़ आप पढ़ते रहें, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं। बच्चे ज़रूर पढ़ें, 8 से 9 घंटे ज़रूर निकालें, हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे दें। रीजनिंग को चाहे तो 1 घंटे दे सकते हैं, उसका टाइम कहीं और जो है आप दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहें। ठीक है, बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, बार बार जो है ये चीज़ें नहीं आती हैं, और यूपीएसआई की जॉब अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ते रहें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे जो हम पढ़ेंगे, यानी कि संविधान का जो एक बड़ा हिस्सा है वो मैं आपको खत्म करवा चुका हूं। अब आगे जो आएगा वो आएंगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गई, वो कैसे काम करती है, भारत का महान्यायवादी होगा, न्यायालय का परीक्षक हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आगे जो है हम पढ़ेंगे। यानी कि अब हम पढ़ेंगे भाग 4 क, मौलिक कर्तव्य, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आप राष्ट्रपति पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप निरंतर तौर पर जरूर पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।